किस नाटक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? अब समर और रीवा के पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, लगता है मेरा प्रेगनेंसी का नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। अब तो मैं गई काम से। अरे मुंह में दही जमा के रखा है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से। माँ, वो रीवा को एक नाटक देखने जाना है। हमारे मोहल्ले के पास में ही एक नाट्यगृह है ना, तो वो वही बता रही थी मुझे। हाँ माँ जी, देखो ना, समर के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता, इसलिए अब की बार मैं इसे कैसे भी करके अपने साथ नाटक देखने लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, लेकिन सच में इसी बारे में बात हो रही थी ना? हाँ माँ जी, और किस बारे में बात करेंगे हम दोनों? और आपसे क्या छुपाना माँ, आप भी ना बेवजह डिटेक्टिव बनकर शक करने लगती हो। अच्छा बाबा ठीक है, पर ये नाटक वाटक देखने की जगह पर एक दूसरे को भी समय दिया करो। अब तुम दोनों कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हो जो तुम्हें समझाना पड़े। बहुत वक्त बीत चुका है, अब इस घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए। क्यों समर? हाँ माँ। इतना कहकर कावेरी वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। थैंक गॉड कि माँ जी ने कुछ भी नहीं सुना, वरना हमारा प्लान तो कामयाब होने से पहले ही बिगड़ जाता। हाँ रीवा, लेकिन अब ये नाटक शुरू करने का समय आ गया है। फिर एक हफ्ते के बाद रीवा अचानक से उल्टी आने का नाटक करती है। रीवा तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है भाई, बहू ने कुछ बाहर का खा लिया था क्या? अरे समर के पापा, ये बाहर के खाने के कारण नहीं, ये किसी और चीज के कारण हुआ है। लगता है आज हमारे घर पर खुशखबर आने वाली है। और फिर रीवा सबको आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बनूंगी। सुना आपने समर के पापा, आप दादा बनोगे। हाँ कावेरी, मैंने भी अभी टेस्ट किया है। बधाई हो समर, हम दोनों आखिरकार मम्मी पापा बनने वाले हैं। हाँ रीवा, तुम्हें भी ढेर सारी बधाई। अब भानु और कावेरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। रीवा के मायके में भी सभी खुश हो जाते हैं, और रीवा की माँ लीला और भाभी मयूरी उससे मिलने चली आती है। चलो अच्छा हुआ रीवा, जो आखिरकार तुम भी माँ बनने वाली हो। हाँ भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ लाडू। मुझे तो इसी बात की चिंता थी कि तू और दामाद जी बच्चे के बारे में कब सोचोगे। चलो अब अच्छा ही हुआ, सब सही समय पर अच्छे से हो गया। हाँ माँ, सच कहूँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, पर उस तकलीफ में भी बहुत मजा आ रहा है, प्यार है। और भाभी, आपकी बात अब मुझे समझ आ रही है धीरे धीरे। मैंने कहा था ना रीवा, वक्त के साथ तुम जरूर समझ जाओगी। रुकिए, मैं आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेड बेड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देख, मैंने इन दोनों के लिए चाय और नाश्ता बना दिया है। अरे लेकिन माँ जी, आपने ये सब क्यों किया? हाँ काकी जी, आपने इतनी दिक्कत क्यों ली? मैं बना देती ना नाश्ता। अरे कोई बात नहीं, और उसमें क्या होता है, मैं इतनी भी बूढ़ा नहीं गई हूँ। मेरे हाथ पांव अभी भी सही सलामत हैं। वैसे भी अब अपनी बहू की सेवा नहीं करूंगी तो कब करूंगी? आखिर मेरी बहू मुझे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। हाँ समधन जी, ये बात तो एकदम सच कही आपने। इस तरह से वो चारों नाश्ता करते हैं और खूब गप्पे लड़ाते हैं। फिर एक दिन, अरे समर, तुम्हारा कॉल खत्म हुआ कि नहीं? हमें हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है। तुम और तुम्हारा ऑफिस का काम नाक में दम करके रख देते हो यार। आ रहा हूँ बाबा, बस 1 मिनट। चल बहू, तब तक हम दोनों बाहर गेट पर रुकते हैं, समर बाहर ही आ जाएगा। लेकिन माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो का क्या मतलब है? मैं तुम दोनों के साथ अस्पताल चल रही हूँ। आज तेरा पहला चेकअप है ना, इसीलिए। क्या? लेकिन माँ, आप क्यों आ रही हो वहां पर? घर पर ही रुकिए ना। लेकिन बेटा, मुझे भी इच्छा है आने की। ओफो माँ जी, वहां अस्पताल में कोई लड्डू पेड़े नहीं बांट रहा, हम तो बस चेकअप करने जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ,
इसीलिए चल रही हूँ तेरे साथ। अरे कल को अगर समर किसी काम में व्यस्त रहा और तेरे साथ चेकअप के लिए ना चल पाया तो मैं आऊंगी तेरे साथ। इसीलिए मुझे भी सब पता होना जरूरी है। अरे नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कितना भी काम क्यों ना आ जाए, मैं अपने बच्चे के लिए वक्त तो निकाल कर ही रहूंगा और रीबा के साथ चेकअप के लिए जरूर जाऊंगा। और वैसे भी आपके घुटनों में पहले से ही काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए आप घर पर ही रहिए। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना माँ, मैं सब देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम दोनों जाकर आओ। लेकिन हाँ, डॉक्टर को सब अच्छे से बताना। हाँ माँ जी, जरूर। रीवा और समर घर से निकल जाते हैं। हे भगवान, अगर आज माँ जी हमारे साथ चलती तो ना जाने क्या हो जाता समर। वही तो, पर अब हम कहाँ पर जाएं? चलो पास के ही पार्क में जाकर बैठते हैं। वही दूसरी तरफ घर पर, अरे ये तो समर का बटवा है और वो पागल तो इसे घर पर ही भूल गया। अब बिना पैसों के अस्पताल कैसे जाएगा ये? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो दोनों। लाओ, मैं देकर आता हूँ उन्हें वो बटवा। नहीं नहीं, आप घर पर ही रुकिए, मैं देकर आती हूँ। फिर कावेरी गेट के बाहर निकलती है और वो रीवा और समर को पीछे से आवाज लगाती है। समर, बहू, रुक जाओ, बटवा लेते जाओ। समर। लेकिन उन दोनों को कावेरी की आवाज सुनाई नहीं देती और वो दोनों पार्क में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। वाह, ये गुड़िया के बाल कितने टेस्टी होते हैं ना। मैं बचपन में इसे बहुत खाया करती थी। अरे वाह, मुझे भी ये बहुत पसंद थे। अरे नालायको, मैं कब से तुम दोनों को आवाज लगा रही हूँ। कानपुर में हड़ताल हो रही है क्या तुम दोनों के? पार्क में इस तरह कावेरी को देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ पर? अरे उल्लू के पट्टे, ये देख, तेरा ये बटवा, इसे तू घर पर ही भूल गया था। ओ तेरी। अरे इसे ही देने के लिए मैं भागी भागी चली आई यहाँ पर। लेकिन तुम दोनों को तो अस्पताल जाना था ना, तो फिर तुम दोनों यहाँ पार्क में बैठकर ये गुड़िया के बाल क्यों खा रहे हो? वो माँ जी, वो। अरे माँ, रीबा को अचानक से घुटन महसूस होने लगी और कुछ मीठा खाने का भी बहुत मन किया। इसीलिए मैंने सोचा कुछ देर पार्क में ही रुक जाते हैं। और यहाँ पर मुझे वो गुड़िया के बाल वाला दिखा, तो फिर उससे ही हमने गुड़िया के बाल ले लिए। हाँ माँ जी, लेकिन आप खामोखा यहाँ तक क्यों आई माँ? मेरे पास दूसरा बटवा पहले से था और ये वाला बटवा तो मैं जानबूझकर घर पर ही छोड़ आया, क्योंकि इसमें जरूरी कार्ड्स है और जो मेरी जेब में है उसमें पैसे हैं। हे भगवान, अब जाने दे। बहू, तू ये बता, अब तो तुझे अच्छा महसूस हो रहा है ना? तू कहे तो मैं तेरे लिए कुछ मीठा बना देती हूँ घर पर। चल वापस, चेकअप शाम में करा लेना। अरे नहीं माँ जी, आप कुछ भी मत बनाइए, अब मुझे अच्छा लग रहा है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप जाइए। अरे लेकिन अब जब मैं आधे रास्ते तक आ ही गई हूँ तो चलती हूँ ना तुम दोनों के साथ अस्पताल में। अरे नहीं माँ जी, आप यहाँ से ऑटो पकड़कर घर चले जाइए और जब मैं घर आऊंगी तब मुझे पंजरी खाना है, तब तक आप पंजरी बना दो। ठीक है बहू, तो फिर तो जल्दी जाकर आ, तब तक मैं तेरे लिए पंजरी बनाकर रखती हूँ। जी माँ जी। इस तरह रीवा कावेरी को वापस भगा देती है। बाप रे, अभी तो बस शुरुआत है रीवा। हम 9 महीने कैसे करेंगे ये नाटक? हर कदम पर मुश्किल है। डरो मत समर, हम सारी मुश्किलों को पार कर लेंगे। सकारात्मक सोच रखो और जो नाटक कर रहे हैं उसे जारी रखो। अरे वाह, लेकिन अब चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कहीं दूर जाते हैं जहां पर माँ तो क्या, हमारी जान पहचान में से कोई भी ना देख पाए हमें। हाँ समर, चलो यहाँ से। गर्भवती होने का नाटक करते हुए अब रीवा को बहुत आराम मिलता है और घर के ज्यादातर काम कावेरी ही करती है। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? अब तो गर्भवती है और ऐसे में इतना वजनदार सामान उठाएगी
तो बच्चे को हानि हो सकती है। चल, छोड़ दे ये काम। पर माँ जी, आपको इस तरह घर का सारा काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बहू, इतना भी क्या सोच रही है तू? जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर। ठीक है माँ जी, शुक्रिया मेरी सेहत का इतना ध्यान रखने के लिए। फिर रीवा अपने कमरे में जाकर मस्त लेटकर टीवी देखने लगती है। वाह, क्या लाइफ हो चुकी है मेरी। बच्चा आने के बाद थोड़ा काम बढ़ जाएगा, लेकिन इन 9 महीनों में मुझे तो फुल ऑन आराम मिल रहा है। काश ये प्रेगनेंसी 9 महीने की जगह 90 महीने की होती, तब क्या ही मजा आ जाता। मुझे तो कोई काम करने की नौबत ही नहीं आती। ऐसे ही एक रोज रीवा अपने कमरे में नाच रही होती है। तभी वहां पर अचानक से मयूरी आ जाती है और वो रीवा को नाचते हुए देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर? हाँ रीवा, लेकिन तुम इस तरह से क्यों नाच रही हो? अब तुम गर्भवती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ भाभी, मेरा दिमाग एकदम सही चल रहा है, लेकिन गर्भवती होते हुए नाचने में क्या प्रॉब्लम है? देखो रीवा, भगवान ना करे, लेकिन बच्चे को अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो? ओफो भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे डांस करना पसंद है और मैंने तो मेरे डॉक्टर से भी पूछा है इस बारे में, और उन्होंने ही कहा है कि नाचने से बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट्स टोटली फाइन भाभी। क्या? डॉक्टर ने ऐसा कहा? हाँ भाभी, आप चिल करो। अच्छा ये बताओ, आज आप अचानक से यहाँ पर कैसे आई? अकेले आई हो या माँ भी आई है आपके साथ? अरे नहीं रीवा, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर पर ही है। लेकिन मैंने तुम्हारी पसंद के पकवान बनाए थे, इसीलिए इन्हें डब्बे में भरकर लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भाभी। अरे तो फिर देर किस बात की? चलो, मैं परोस देती हूँ तुम्हें। ठीक है भाभी। अब मयूरी रीवा को पकवान परोस कर देती है और रीवा बड़े ही चाव से वो सब खाती है। ऐसे ही 3 से 4 महीने बीत जाते हैं और रीवा अब अपने पेट में तकिया लगाने लगती है। बाय गॉड रीवा, अरे तुम तो सच में गर्भवती लग रही हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुमने तकिया लगाया हुआ है। हाँ समर, अब तो मैंने ये छोटा सा तकिया लगाया है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मुझे तकिए का साइज भी बदलना होगा, ताकि सबको ये लगे कि मेरा पेट आगे निकल रहा है। सही कहा तुमने रीवा, अब तक तो जैसे तैसे सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बस आगे भी ऐसा ही हो। एक बार हम बच्चा गोद ले लेंगे, उसके बाद तो तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ समर, पर उसके लिए भी अभी 5 से 6 महीने बाकी हैं। अब रीवा सबके सामने तकिया लगाए रहती है और अपने कमरे में वापस आने पर वो तकिया निकाल कर रहती है। ऐसे ही एक रात जब उसे जोरों की प्यास लगती है, तभी अरे यार, ये जग भी खाली है। अब मैं क्या करूं? समर, उठो ना समर, रसोई में जाकर मुझे पानी ला कर दो। सोने दो ना रीवा, ये मेरा पति भी ना एक नंबर का लुक्खा है। अब तो मुझे ही जाना होगा। तकिया लगाओ क्या? जाने दो, माँ जी और पापा जी तो घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, कोई उठेगा भी नहीं। अब रीवा बेफिक्र होकर बिना तकिया लगाए ही रसोई में चली जाती है और वो जग में पानी भर ही रही होती है कि तभी वहां पर ससुर भानु आ जाते हैं और उन्हें देखकर रीवा की नींद ही उड़ जाती है। अरे बहू, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? हे भगवान, अब तो मैं गई काम से। अभी तो मेरे पेट में तकिया भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ईशान ब्रिज पर अपनी जान देने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। अरे रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मरना है मुझे, कुछ नहीं रखा अब जीने में। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? उतरो, अभी के अभी नीचे उतरो।
नहीं, प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। मेरी सलोनी, मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं इस जिंदगी का? मुझे भी उसके पास जाना है। जाने दो मुझे। अरे चुप हो जाओ। माना कि तुमने तुम्हारा प्यार खोया है, लेकिन अगर तुम्हारे अपनों ने तुम्हें खो दिया तो उन पर क्या बीतेगी? उनके बारे में सोचा है क्या तुमने? नहीं ना। अरे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, उनका क्या हाल होगा तुम्हारे बगैर? मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी नीचे उतर जाओ। देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। अरे यार। माँ की कसम देने पर ईशान नीचे उतर जाता है। कौन हो तुम और क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? जाकर अपना काम करो ना। अरे ओ मिस्टर, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, वो भी इंसानियत के नाते तुम्हें बचाकर। तुम्हें अंदाजा भी है क्या अपनी कीमती जिंदगी के साथ तुम अभी क्या करने जा रहे थे? हाँ है मुझे अंदाजा। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास जा रहा था, जो अभी मर चुकी है, और उसके पास जाने के लिए मुझे भी मरना ही होगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ तुम्हारी होने वाली बीवी के देहांत के लिए, लेकिन ये सब करना सही नहीं है। अरे तुम्हारी जान से कितने लोगों की जान जुड़ी होगी? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम्हारी सलोनी। अगर वो तुम्हें जिंदगी से ऐसे हारते हुए देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? उसकी बातें सुनकर ईशान चुप हो जाता है। अरे वो तो बस यही चाहेगी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। हाँ मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इतनी जल्दी इतना बड़ा नुकसान नहीं भूला जा सकता, पर आगे बढ़ना नामुमकिन नहीं है और वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। अपने परिवार के लिए और अपनी सलोनी के लिए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। शायद तुम सही कह रही हो। 5 साल पहले मेरे माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं अकेली ही रहती हूँ। इस दुनिया में अब केवल मेरे चाचा चाची ही है, और इतना होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ी ना। और ऐसे किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे जीने का मतलब बताकर तुमने पहले ही मेरी काफी मदद कर दी है, और मैं अब अपने परिवार वालों के लिए जीऊंगा। तुम्हें मेरे लिए और दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितना कहा है उतना ही करो मिस्टर। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ईशान। ओके ईशान, अब अपनी मनमानी मत करो और चलो मेरे साथ। ओके बाबा, चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रितिका। ओके मिस रितिका, चलो। इस तरह ईशान और रितिका दोनों उसके घर चले जाते हैं, जहाँ पर ईशान को देखकर मंजरी और हिमराज की जान में जान आ जाती है। ईशान बेटा, तू कहाँ चला गया था? अभी वहां उस ब्रिज के पास हम तुझे ही ढूंढने आ रहे थे। अरे क्या करने गया था तू वहां पर? आपका बेटा ब्रिज पर अपनी जान देने गया था। क्या? लेकिन आप दोनों को कैसे पता कि ये ब्रिज पर गया है? वो हमारे पड़ोस में राजीव भाई साहब रहते हैं, उन्होंने ही मेरी बेटी कोयल को बताया, तो कोयल ने आकर हमें बताया। ये सब क्या है ईशान बेटा? ये तू क्या करने गया था? अरे एक बार तो हमारे बारे में सोच लेता। भगवान ना करे अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारे बुढ़ापे का सहारा एक तू ही तो है। माफ कर दीजिए पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उतने में वहां पर रितिका आ गई, और रितिका ने मुझे माँ की कसम देकर नीचे उतरने के लिए कहा और मुझे बहुत समझाया कि मेरे आत्महत्या करने से सलोनी और आप लोगों को कितना दुख होगा। इसीलिए मैं फिर से लौट आया पापा। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है रितिका बेटा कि तुमने इसकी जान बचाई। वैसे कहाँ रहती हो तुम? मैं यहीं पर रहती हूँ आंटी जी, बस 2 मिनट की दूरी पर जो थिएटर है ना, उसके पास की ही बिल्डिंग में रहती हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। वैसे आज तुमने हमारे लिए जो भी किया है उसकी कितनी भी कीमत चुकाओ वो कम है बेटा, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही ईशान का भटका हुआ दिमाग सही जगह पर आ गया है। तुमने उसे जीवन का सही अर्थ समझाया
इसीलिए आज तुम्हें हमारे साथ खाना खाना होगा। अरे नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। जब से सलोनी गई है तब से ईशान ने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए ये काफी कमजोर हो गया है। और तुम्हारे बहाने कम से कम ये आज तो खाना खा लेगा। प्लीज बेटा, अपने नए दोस्त को समझाओ। अरे ओ मेरे नए दोस्त, चलो आज खाना तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें, समझे कि नहीं? ठीक है बाबा, चलो। फिर ईशान अपने परिवार और रितिका के साथ खाना खाता है और इस तरह से उसकी और रितिका की दोस्ती की शुरुआत होती है। मंजरी भी अब रितिका का फोन नंबर ले लेती है। फिर एक दिन, अरे माँ का फोन कब से बज रहा है? लगता है माँ पड़ोस में गई है। ये तो रितिका का कॉल है, मैं ही उठा लेता हूँ। हाँ बोलो ना रितिका, क्या हुआ? अरे वाह, चलो अच्छा हुआ जो तुमने ही फोन उठा लिया। वो दरअसल माँ पड़ोस में गई है ना, इसीलिए मैंने ही उठा लिया फोन। तो कैसे हो अभी? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हुआ अभी। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ रितिका, मुझे तुम्हारी बात अच्छे से याद है। वैसे मैंने तुमसे बात करने के लिए ही आंटी को कॉल किया था। मैं कल सुबह एक वृद्धाश्रम में जा रही हूँ और वहां पर जाकर मैं उन लोगों को कपड़े, खाना और बाकी जरूरी चीजें दूंगी और पूरा दिन उनके साथ ही बिताऊंगी। ये काम मैं हर 2 से 3 महीने में करती हूँ। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इस बार हम ये सब साथ में ही करें। तो बताओ, चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम इतना नेक काम कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। वैसे सलोनी को भी दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। अरे वाह, तो फिर तय रहा। हम कल सुबह वृद्धाश्रम जाएंगे। सुबह 9 बजे तैयार रहना, ठीक है ना? ठीक है रितिका, चलो। अब इसी बहाने ईशान दिन भर व्यस्त रहेगा और वहां वृद्धाश्रम में जाकर वो खुश भी होगा। माँ हमेशा कहती थी कि अगर किसी भी दुखी इंसान को खुश करोगे तो उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। माना कि ईशान और मेरी दोस्ती अभी सिर्फ 2 दिन पहले की ही है, लेकिन उसके लिए मैं ये जरूर करूंगी क्योंकि मुझे उससे इन सब से बाहर निकालना है ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए और अपने परिवार का ख्याल रख पाए। फिर अगली सुबह रितिका और ईशान दोनों वृद्धाश्रम चले जाते हैं, जहाँ पर सेवा करके और सबके साथ वक्त बिताकर ईशान बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम में घर लौटते समय वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर कैफे की पहली सालगिरह का जश्न चल रहा होता है। वाव, क्या कमाल का सजाया है ना कैफे को। लगता है यहाँ पर तो गेम्स भी रखे हैं। अरे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? दिमाग पर असर पड़ गया है क्या तुम्हारे? देखो ईशान, मैं ना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। जल्दी बताओ, इतना क्यों हंस रहे हो? क्योंकि कॉफी पीने से तुम्हारी मूछें बन गई है और तुम एकदम जोकर जैसी लग रही हो। क्या? फिर रितिका जल्दी से अपना मुंह टिश्यू पेपर से पोंछ लेती है और तभी वहां पर उन दोनों को गेम्स खेलने के लिए बुलाया जाता है। क्या कहा? गेम? हाँ हाँ गेम। इस बोल में से आप दोनों को कोई भी चीट उठानी है और उसमें जो भी लिखा होगा वो आपको करना होगा। और अगर आपको दिया गया टास्क सबको पसंद आ गया तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई गेम वेम नहीं खेलने वाला। चलो रितिका। अरे क्या तुम भी ईशान, बहुत मजा आएगा। चलो खेलते हैं ये गेम। ओफो रितिका, तुम भी ना, तुम्हें समझा कर भी कोई फायदा नहीं। फिर ईशान चेट उठाता है। क्या? गाना गाना होगा? नो वे, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। अब टास्क मिला है तो वो करना ही होगा ना सर। हाँ ईशान, और तुम ये कर सकते हो। चलो अब शर्माओ मत। कैफे में बैठे सभी लोग ईशान को प्रोत्साहित करते हैं और वो अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाकर सबको खूब हंसाता है। फिर कैफे से बाहर निकलकर हे भगवान, बहुत मजा आया। क्या बेसुरा गाते हो तुम, ना कोई सुर ना कोई ताल। ओहो।
इसीलिए मैं वो चिट नहीं उठा रहा था। कई दिन सबके सामने मेरी बेइज्जती, और तुम हो कि हंसती जा रही हो। और आता ही क्या है तुम्हें? अच्छा जी, और तब क्या हुआ जब तुम कैफे में बैठकर मुझ पर हंस रहे थे? हाँ। वैसे तुमने जैसे भी गाया हो, बहुत क्यूट लग रहे थे तुम। नजर ना लगे तुम्हें किसी की भी। और ईशान के घर वालों को भी उसे मुस्कुराता देखकर बहुत खुशी मिलती है। रितिका बेटा, जब से तुम ईशान की जिंदगी में आई हो, वो बहुत खुश रहने लगा है, और उसे देखकर हमारे दिल को भी बहुत राहत मिलती है बेटा। सच में तुमने हम पर बहुत मेहरबानी की है। ओफो आंटी, जब देखो तब आप एक ही डायलॉग बोलती रहती हो। अरे मैंने जो भी किया है इंसानियत के नाते किया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, और उस वक्त किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और देखो ना, ईशान का साथ देते देते हम दोनों एकदम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाँ बेटा, अब बस मुझे उसकी नौकरी की फिक्र है। पता नहीं अब उसे कहीं काम मिलेगा भी या नहीं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए आंटी जी। मैंने ईशान का रेज्यूमे बनाकर मेरे बॉस को भेज दिया है, और उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान इस इंटरव्यू को जरूर पार करेगा, और उसे मेरी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी। देखो, फिर से तुमने एक अच्छा काम कर दिया बेटा। लगता है तुम्हें ईशान की जिंदगी में खुद भगवान ने ही भेजा है। हाँ आंटी जी, अब आप तो यही समझ लीजिए। ईशान एकदम अच्छे से इंटरव्यू देता है, और उसे वहां पर जॉब भी मिल जाती है, जिसके बाद अब रितिका और ईशान दोनों एक ही ऑफिस में काम करने लगते हैं, और दिन भर एक दूसरे के साथ काम करके उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। फिर रात में, अरे आओ रितिका बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन रितिका, इन डब्बों में तुमने क्या लाया है? अब आप लोगों ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया है, तो मैं खाली हाथ थोड़ी ना आती। मैंने भी आप सबके लिए अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हैं। मैं अकेली जरूर रहती हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, और मैं सारे काम अकेले ही करती हूँ। बचपन से ही मैंने माँ को देख देख कर सब कुछ सीख लिया है। क्या बात है रितिका, मुझे तो गैस भी ऑन करना नहीं आता। तो फिर कुछ सीख रितिका से, वो तुझसे बस 2 साल ही बड़ी है। नालायक कहीं की। अरे हाँ माँ, सीख लूंगी मैं। अब आप अपना 5 पन्नों का भाषण शुरू मत कर देना। इस तरह से रितिका ईशान के परिवार के साथ अक्सर वक्त गुजारती है। रितिका कितनी अच्छी लड़की है ना माँ पापा। हाँ कोयल बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और आज अगर वो ना होती तो हमारा ईशान आज हमारे साथ होता ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा मंजरी। और सच कहूँ तो मुझे रितिका में सलोनी की ही छवि दिखती है। रितिका का स्वभाव और चाल चलन सब कुछ एकदम सलोनी के जैसा ही है। हाँ हेमराज जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन। क्या 2 दिन? तुम 2 दिन के लिए अपने चाचा चाची के पास जा रही हो? हाँ ईशान, चाची का जन्मदिन है ना, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी ना, और वीडियो कॉल पर चाचा चाची से भी मिलवाऊंगी। लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ रितिका, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। वहां पर बहुत ठंड होगी, तो स्वेटर और मफलर जरूर लेकर जाना, और ध्यान से रहना। हाँ बाबा, जरूर। चलो बाय। बाय रितिका। फिर ईशान रितिका को टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ईशान का घर में मन ही नहीं लगता। पता नहीं इस समय रितिका क्या कर रही होगी। उसे फोन करूँ क्या? नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही तो किया था मैंने फोन, और वो अपने चाचा चाची के साथ होगी, और ऐसे में उसे बार बार कॉल करना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब मिताली गुस्से में आकर पराग से बिना पूछे कार को बेच देती है, और सुनार को पैसे देकर अपनी माँ के गहने वापस ले लेती है,
और जब ये बात पराग को पता चलती है तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिताली, तुमने मेरी कार बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे निर्लज्ज लड़की, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तू? अपने पति की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती क्या? देखिए माँ जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि मेरी माँ ने कार के पैसे कहाँ से लाए थे? इन गहनों को बेचकर। ये सारे उनके गहने हैं। अपने दामाद का मान सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। अरे तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तेरे माँ के गहने हैं। अब वैसे भी बुढ़ापे में कौन सा पहनकर घूमने वाली है वो, इसीलिए बेच दिए होंगे। अब चुपचाप ये गहने मुझे दे दो, क्योंकि इन पर मेरा हक है। ये माँ जी ने मेरे लिए ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए अब तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। दिखाऊंगी मैं, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिताली अपने मायके चली जाती है और इंदु को उसके गहने वापस कर देती है। जब ये बात शैलेश और नयनतारा को पता चलती है तब वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जमाए हुए काफी पैसे हैं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए तुम हीरालाल के बेटे की शादी में नहीं आ रही थी। इंदु, तुम्हें ये सब करने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो आपको तभी बोलने वाली थी जब आपने पराग की फरमाइश के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि जाने दो। आपने हाँ की है, इसका मतलब शायद होंगे आपके पास पैसे, लेकिन आपने तो अपने गहने बेच दिए माँ। और ये सारे गहने आपकी शादी के पुश्तैनी गहने हैं। इनकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए भाव है माँ। और अच्छा ही हुआ जो मुझे सुनार से सब पता चला, वरना आप हमें कभी सच नहीं बताती। अरे चुप हो जा तू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अरे डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरे ऐसा कौन करता है? इतना भी किया तो वो हमारे दामाद जी है और उनकी खुशी का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन माँ जी, जितना हो सकता है हमने उतना किया है ना। अब और क्या करे? अपना घर बार बेच दे क्या? हमने पहले ही उन्हें ज्यादा दहेज नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने दो। दामाद जी ने खुद के मुंह से कुछ मांगा है, इसीलिए दे देती हूँ। गहने तो मैं फिर से बनवा लेती, लेकिन अभी के लिए उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी था। अरे क्या इच्छा माँ? ये तो बस उनकी नौटंकी है। ज्यादा दहेज ना मिला इसीलिए ऐसे वसूल रहे हैं। बहुत चालाक है मेरे ससुराल वाले। वो जो भी हो, लेकिन ये गहने अब मैं नहीं रखूंगी। आपको रखने ही पड़ेगा माँ, आपको मेरी कसम, क्योंकि इन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। ये लीजिए। फिर मिताली वो सारे गहने इंदु के हाथ में थमाती है और इंदु को उन्हें ना चाहकर भी रखना ही पड़ता है। अब ससुराल में लाजवती और पराग मिताली पर बहुत गुस्सा हुए होते हैं और इसीलिए लाजवती मिताली से बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख मिताली, त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज पूरे घर की सफाई कर दे, और वो भी एकदम अच्छे से। एक कचरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरा घर एकदम टकाटक चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं अकेली साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी, वो भी पूरे घर की? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन घर की सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही है, तो शाम का नाश्ता भी तुझे ही बनाना है और रात के खाने में भी अलग अलग पकवान बनाना। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कि आज शाम मुझे बाहर जाना है। मेरी सहेली के पति का जन्मदिन है और उसने तो हम सबको बुलाया है। अरे बेशरम लड़की, तेरी सहेली के पति का जन्मदिन जरूरी है या फिर तेरी सास ने कहा हुआ काम? दुनियादारी छोड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल। तुझसे और कुछ तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि तेरी कोई हैसियत नहीं है हमें कुछ भी देने की। अब कम से कम अपना बहू का फर्ज ही निभा दे। देखिए माँ जी, आप मुझसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप 24 घंटे मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं आपका सब सुनती ही रहूं। आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैंने आज तक किसी का इतना सुनकर नहीं लिया है। इसीलिए आप भी जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे चल चल, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और अपने काम कर। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली, एक लाफा दूंगी तो तेरे कान सूज जाएंगे। चल जा अब। लाजवती की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी शांत ही रहती है। मैंने कार बेच दी, इसीलिए ये दोनों मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन, क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मिताली, हमारा घर जिस जमीन पर है उस जमीन को किसी अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। इसीलिए मकान मालिक ने कहा है कि 3 से 4 दिनों में घर को खाली कर दो, क्योंकि वो सारे घर को तोड़ने वाला है और अब हमें कहीं और जाना होगा। हे भगवान, लेकिन इतने कम समय में हमें घर कहाँ पे मिलेगा? आजकल तो हर जगह कितना ज्यादा किराए लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिताजी के घर में रहने जाते हैं। शैलेश भाई साहब का एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हम वहीं पर जाकर रहते हैं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा, हम वहीं पर जा सकते हैं और वो घर तो हमारा ही घर है ना, इसीलिए पापा जी हमें वहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात तो है पराग, लेकिन हम जब वहां पर रहने जाएंगे तो हमें भी उतना ही किराया देना होगा जितना कि पहले वाले किराएदार देते थे। क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? हम क्या कोई पराये लोग हैं क्या? और मेरा बेटा तेरे घर का दामाद है। अब जिस घर में अपनी बेटी रहती है उस घर का भी किराया लेंगे क्या शैलेश भाई साहब? हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ? और हम वहां पर रहकर किराया नहीं देंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पापा को किराएदार मिल चुका है और ये बात मुझे उन्होंने पिछले हफ्ते ही बताई है। और वो नया किराएदार अगले महीने की 1 तारीख से वहां रहने भी वाला है। और जब अब हम वहां पर रहने जाएंगे तो पापा उस नए किराएदार को हमारे लिए मना कर देंगे, तो पापा का कितना नुकसान होगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज पराग, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गया। अब बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 से 4 दिनों में यहाँ का सामान वहां पर शिफ्ट करना है, बस सब सही से हो जाए। फिर पराग शैलेश से इस बारे में बात करता है और शैलेश भी उसे एक बार में ही हाँ कर देता है, जिसके बाद पराग, मिताली और लाजवती तीनों उस घर में रहने चले जाते हैं। फिर एक रोज जब मिताली पूरा दिन बाहर ही रहती है, तभी, हेलो पापा जी, इस घर में तो गीजर ही नहीं है और तो और यहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, तो बस एक एसी और गीजर का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो मेरी सैलरी अभी तक हुई नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं, मैं नया एसी और गीजर भिजवा देता हूँ। मेरे दोस्त की ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके आदमी घर पर आकर लगा कर जाएंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद पापा जी, तुसी ग्रेट हो। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो और आपका ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है। अरे क्या पापा जी, आप भी ना। फिर शाम में मिताली के आने से पहले ही घर में नया एसी और गीजर लग जाता है। अरे वाह, क्या बात ही पराग, अचानक से ये नया गीजर और एसी ये सब तुमने लाया है? हाँ मिताली, इस घर में रहते हुए बहुत गर्म हो रहा था, इसीलिए मैंने लगवाया। और गीजर इसीलिए लगाया क्योंकि माँ को तो गर्म पानी से ही नहाने की आदत है। हमें भले ही कैसे भी चल जाता है, लेकिन माँ को ठंडा पानी नहीं चलता। हाँ पराग, ये बात तो है। मिताली को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे तो ये लगता है कि वो सब पराग ने ही लाया है। ऐसे ही अब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। पापा जी,
वो मैं इस महीने का किराया अगले महीने के किराए के साथ ही दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे लगा कि इस वक्त उन पैसों की ज्यादा जरूरत उसे है। अरे ठीक है दामाद जी, और ये आपने बिल्कुल सही किया। किराया बाद में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेचारे दोस्त की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया है। जी पापा जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी परिस्थिति समझ के ली। अरे नहीं दामाद जी, इसमें शुक्रिया कहने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन पराग की इस हरकत पे मिताली को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लग रहा है कि पराग झूठ बोल रहा है। कल से ये कहीं गया भी नहीं है, ऑफिस की भी छुट्टी लेकर बैठा है। अगर इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ होता तो ये परेशान तो जरूर होता और उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाता। लेकिन ये महाशय तो यहाँ पर मस्त आराम फरमा रहा है। लेकिन अगले महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तब तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये नाटक कर रहा है। और अगले महीने भी ठीक वैसे ही होता है। इस बार भी पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। और तभी, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है पराग? इस बार भी तुमने बहाना देकर पापा को किराया दिया ही नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे नहीं मिताली, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा। मेरे पास वाकई में कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं किराया नहीं दे पा रहा, वरना मैं पापा जी को पैसे जरूर दे देता। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है जो तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? वही तो। और वैसे भी दामाद जी से किराया लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें किराए देने के लिए राजी हुए हैं। शैलेश भाई साहब को थोड़ा तो समझना चाहिए ना। देखिए माँ जी, आप फिर से वही बात लेकर मत बैठिए। बात यहाँ पर रिश्ते की है ही नहीं। पापा की पेंशन, इस घर का किराया और भैया की पगार, इन्हीं सब से घर चलता है। अब वो लोग तो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उनका फायदा उठाओ। अरे लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरा आने जाने का खर्चा तो बच गया ना। तो फिर तू इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही है? हे भगवान, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है माँ जी। मेरी माँ से तमीज से बात करो मिताली। जो मन में आए बोला मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसीलिए ये सारी बातें तुम अपनी माँ से ही कहो, मुझसे नहीं। आप दोनों तो बस मुझसे बदला ले रहे हो, क्योंकि मैंने वो कार बेच दी। हाँ, ले रहे हैं बदला। क्या कर लोगे तुम? इससे अच्छा वो कार बेचनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर आखिर क्यों बेची तुमने वो कार? देखो पराग, तुम मुझ पर इस तरह से आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकते। मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ भी सुनकर लूंगी। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में पराग मिताली पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर नैनतारा आ जाती है। रुक जाइए नंदोई जी, आप मेरी ननद पर हाथ नहीं उठा सकते। भाभी आप? नैनतारा पराग की तरफ गुस्से से देखती है और उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।